नमस्कार, आज है 26 दिसंबर, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइंस। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में वेणुगोपाल धूत को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई अदालत ने कोचर दंपत्ति के साथ 3 दिन के रिमांड पर भेजा। नेपाल के नए पीएम बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। तीसरी बार नेपाल के बने प्रधानमंत्री, 2.5 साल के लिए संभालेंगे पद। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। प्रचंड काल में किस तरफ जाएंगे भारत और नेपाल के रिश्ते। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिया झटका। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। दुनिया की टॉप 5 क्विजीन में शामिल हुआ भारतीय खाना। कीमा, शाही पनीर और हैदराबादी बिरयानी लोगों की पहली पसंद। आज इंडिया 360 में करेंगे एक शानदार विश्लेषण। भारतीय व्यंजनों के प्रति दुनिया की दीवानगी का मतलब क्या है। सोमवार को बाजार में दिखी शानदार रौनक। 4 दिन की लगातार गिरावट पर भी लगा ब्रेक। सेंसेक्स में 721 अंकों का उछाल। निफ्टी भी 200 से ज्यादा अंक दौड़ा। और अमेरिका में बर्फीले तूफान से 34 लोगों की मौत। हजारों घरों में बिजली गुल। न्यूयॉर्क में 8 फीट बर्फ जमी। तो ये देखिए आपने हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरे अपडेट टॉप न्यूज में। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आज एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते नजर आए। उधर विदेश से लौटे 6 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में म्यांमार से लौटे 4 और कोलकाता में दुबई से और म्यांमार से आए 2 लोगों में नए कोरोना वेरिएंट मिले हैं। केंद्र ने इसी के साथ कोरोना प्रभावित कुछ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इन देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक शामिल हैं। इस बीच कल यानी मंगलवार को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। इस बीच बिहार के गया जिले में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 मामले मिले हैं। आरटी-पीसीआर जांच में 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गया एयरपोर्ट पर हुई आरटी-पीसीआर जांच के बाद यह बात सामने आई। बताया यह भी जा रहा है कि लोग म्यांमार और बैंकॉक के रहने वाले हैं। जिस होटल में उन्होंने बुकिंग कराई थी उसी में उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बताएं कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बोध गया में हैं और उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजित है और इसी में देश विदेश से करीब 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने साहिबजादों की शहादत को मानवता के हित में बताया। पीएम ने कहा कि वो साहिबजादों को नमन करते हैं। वीर साहिबजादे किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने क्रूरता का जवाब वीरता से दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत पुरानी भूल को सुधार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। आज दिन भर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस भी छाया रहा। केस में पुलिस मौत की गुत्थी जो है वो सुलझाने में जुटी हुई है। तुनिशा केस में गिरफ्तार शीजान खान ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे, उम्र में बड़ा अंतर था और इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। वहीं तुनिशा की मां का कहना है कि तुनिशा को शीजान ने धोखा दिया और शादी का वादा करके छोड़ दिया। शीजान को कड़ी सजा दिलाने की बात भी तुनिशा की मां ने कही है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज सीबीआई हेडक्वार्टर में वॉइस सैंपल लिया गया। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम उसे हेडक्वार्टर लेकर आई। इस पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे का समय लगा।
उधर आफ्ताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। दिल्ली पुलिस को एक ऑडियो क्लिप हाथ लगी है। पुलिस क्लिप को बड़ा सबूत मान रही है जो इस अपराध के पीछे के मकसद का खुलासा करने में काफी मदद करेगा। वहीं आज कारोबार जगत में पेयू ने तब हलचल मचा दी जब उसने छटनी कर दी। साल के खत्म होने से पहले फिनटेक फर्म पेयू ने 150 कर्मचारियों की छटनी कर दी। खबरों के मुताबिक कंपनी ने अपने कुल कर्मचारियों में 6% को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के अनुसार उसने छटनी का फैसला नए लोगों की टीम तैयार करने के उद्देश्य से किया है। इससे पहले एक स्टार्टअप कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छटनी की थी। पेयू ने कहा है कि कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। और दिन भर की तमाम हलचल के बाद अब जरा रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात एटीएस के खुफिया इनपुट के आधार पर अरब सागर में एक बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले यही ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। भारतीय तटरक्षक ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर अरब सागर में भारतीय जो समुद्री क्षेत्र है उसमें एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। इस नाव में 10 चालक दल के सदस्य थे। इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं और 40 किलोग्राम ड्रग्स भी बरामद किए गए। जी हां, 10 लोगों का क्रू, 40 किलोग्राम ड्रग्स और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। स्वाभाविक रूप से यह भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने ही वाले थे कि उससे पहले एक बड़ी कामयाबी मिली है कोस्ट गार्ड को। अधिकारियों के मुताबिक स्पेशल इनपुट्स जो मिले थे उनके आधार पर 25-26 दिसंबर की दरमियानी रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उदय रंजन जुड़ चुके हैं ज्यादा खबर पर जानकारी के लिए। उदय, बताइए ये क्या प्लानिंग करके ये लोग आए थे और ये कामयाबी कैसे मिली? देखिए दीपक, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस को एक टिप्स मिली थी, टिप्स के अंदर ऐसा था कि फिर से एक बार जो दुश्मन देश है पाकिस्तान के जो ड्रग्स माफिया हुआ है वो गुजरात के दरिया किनारे पे ड्रग्स जो है लैंड करने वाले हैं। यही टिप्स मिलने के साथ जो गुजरात एटीएस की टीम जो सतर्क हो गई टेक्नोलॉजी के साथ साथ और मैन्युअल बातमीदारों की ओर से नेटवर्क अपना एक्टिव किया। फिर मालूम हुआ कि गुजरात के दरियाई किनारा जो है वहां पे लाया जाएगा। उसी हिसाब से कोस्ट गार्ड को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तभी ये जो बोट पकड़ी गई है अल सोहेली नाम की जो बोट है वो पाकिस्तान की थी। उसमें 10 पाकिस्तानी सवार थे। 200 करोड़ से भी ज्यादा ये जो ड्रग्स है हेरोइन, वो 200 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में हो रही है। और जिस प्रकार से जांच की गई अंदर बोट के अंदर, तो सिर्फ ड्रग्स ही नहीं मगर 6 पिस्टल, 120 कारतूस और 10 लोग, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा प्लान था कि जिस प्रकार से कई दिनों से और काफी आखिर कई महीनों से गुजरात एटीएस ने सभी ड्रग्स को जो गुजरात दरियाई किनारे पे जिसको लैंड किया जाता था वो सभी ड्रग्स पकड़ लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ड्रग्स माफिया थे वो भी परेशान थे पुलिस से। तो इस बार जो इन लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर मुठभेड़ भी हो जाए, फायरिंग भी करना हो, तो ये कह सकते हैं कि पिस्तौल जो है वो साथ में लेके आए थे और हमला करने भी वाले थे। तो उससे पहले गुजरात एटीएस ने इन सबको पकड़ लिया। अभी जांच ये चल रही है कि ड्रग्स भेजने वाला कौन था। पहले भी पाकिस्तान का एक ईसा नाम के जो व्यक्ति है उनका नाम सच जो है उसका नाम आ चुका है सामने, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो फिर से ये ईसा ने भेजा था, यहाँ पे कौन रिसीव करने वाला था और कहाँ भेजने वाला था ड्रग्स, सभी जानकारी अभी चल रही है। एब्सोल्युटली, आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ से जो पंजाब का बॉर्डर है वहां से ड्रोन्स आ रहे थे और उनको बीएसएफ एक के बाद एक गिरा रही थी और वहां से ये इन मादक पदार्थों की तस्करी की फिराक में थे। अब इन्होंने समुद्री रास्ता अपनाया। बिल्कुल सही कहा उदय ने। कोशिश ये थी कि अगर कोस्ट गार्ड आता है या किसी तरह की एजेंसीज आती हैं तो उन पर हमला किया जाए, इसीलिए भारी मात्रा में हथियार भी रखे गए थे। तो एक बड़ी कामयाबी है कोस्ट गार्ड के लिए और एक बड़े ड्रग रैकेट का जो जिसके तार जो हैं साफ तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उसका भंडाफोड़ हुआ है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल उदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज की।
और आज की हमारी पहली कवर स्टोरी, जिसके बारे में लगातार आप एक दो दिन से खबरें सुन रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने आज एक और आगे कदम बढ़ाते हुए वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया था। दूत की गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में हुई है। इस केस में अब तक की ये तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एमडी चंदा कोचर को भी गिरफ्तार किया गया था। चंदा कोचर के साथ ही उनके पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों को अब 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब देखिए इस खबर के मायने समझिए। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की अचानक हुई गिरफ्तारी को बैंकिंग इंडस्ट्री भी नजदीक से ऑब्जर्व कर रही है। सरकारी एजेंसियां अपने एक्शन से साफ बता रही हैं कि बैंक चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां बराबर से निभानी होंगी और उनमें अगर हल्की सी भी गड़बड़ी हुई तो जवाबदेही तय होगी। दरअसल चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट बैंकों को भी काफी अलर्ट रहना होगा। लोन देने का मामला हो या फिर बैंकिंग गवर्नेंस का, वो अपनी मनमर्जी से नियम नहीं बना सकते। अभी तक वित्तीय घोटालों में ज्यादातर जांच सरकारी बैंकों को लेकर ही होती थी। इन बैंकों पर अक्सर किसी कारोबारी को फेवर करने का आरोप लगता था और क्योंकि सरकारी बैंकिंग सिस्टम इस तरह के होते हैं कि आप उसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी निकाल सकते हैं और क्योंकि सरकारी जद में होते हैं, इसलिए एक्शन जो है वो कई बार सीमित होता था सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक। प्राइवेट बैंक्स इनसे दूर रहते थे, लेकिन अब चंदा कोचर वाले मामले में इसका पूरा नैरेटिव जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि प्राइवेट बैंकों के टॉप मैनेजमेंट, खासकर जो बोर्ड के जो लोग हैं, उन्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा और जिम्मेदारी से अपना काम करना पड़ेगा। उन्हें बैंकों के एमडी और सीईओ की तरफ से लिए जा रहे फैसलों को भी परखना होगा, उन पर नजर रखनी होगी। इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी जनता के सेवक हैं और जब भी बात भ्रष्टाचार विरोधी कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की आएगी, तो प्राइवेट बैंक के अधिकारियों को भी जनता के सेवक के तौर पर उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसके खिलाफ भी जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। अब बताएं आपको कि चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पर वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। सीबीआई का आरोप है कि कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को इस फर्जीवाड़े के जरिए 1730 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। टोटल लोन तो 3400 करोड़ के आसपास का था, लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक को चूना लगा वो 1750 के आसपास था, 1750 करोड़। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने वीडियोकॉन को लोन देने के बदले हाई वैल्यू अपार्टमेंट्स और दूसरे गैर कानूनी वित्तीय लाभ हासिल किए। 4 साल पुराने इस मामले में अब जाकर सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। आपको बताएं कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी इंटरनल जांच में कोचर को डिस्क्लोजर नॉर्म का उल्लंघन करने का दोषी पाया था और उस वक्त ये सारा जब कहानी हुई, जब वीडियोकॉन को लोन दिया जा रहा था और लोन के बदले जब कोचर साहब को फेवर किया जा रहा था, उस दौरान चंदा कोचर बैंक की सीईओ और एमडी थी। अब थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरकार की सख्ती बढ़ी है, एजेंसियों की सख्ती बढ़ी है। इससे पहले हमने देखा कि यस बैंक के केस में भी उनके जो प्रमोटर हैं राणा साहब, उन पर भी जो शिकंजा कसा। तो अब ये समझ में ये आ रहा है कि सरकार अब प्राइवेट बैंक्स को भी बड़ी कड़ी निगरानी में रख रही है। इसलिए चर्चा इस पर करते हैं और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तमल बंदोपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बंदोपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तमल साहब आपसे, क्या चंदा कोचर की गिरफ्तारी हैरान कर देने वाली है या ये होना ही था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? देखिए, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। ये उत्तर मुझे मालूम नहीं है। ये तो अगर आप बोलिए तो यस, एक्सपेक्टेड था, कुछ होने वाला है, लेकिन सवाल है ऐसे क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए सीबीआई इस घोटाला में आया 2018 में और सीबीआई का एफआईआर फाइल हुआ 2019 में। सो उसके बाद 3 साल करीबन बीत गया, क्लोज टू 3 ईयर। तो इनके बीच में और फिर नया कुछ सीबीआई के पास नया कुछ इंफॉर्मेशन आया क्या, वो वही सवाल है। ऐसा सवाल यही है क्योंकि जिस तरीका का मामला चल रहे थे, सबको मालूम ऐसे हो रहे थे अभी कुछ होने वाला नहीं है, वो केस खत्म होने वाला है, बंद हो गया।
लेकिन सडनली 3 साल बाद सीबीआई उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद मतलब उसका मतलब क्या है, नया कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास है, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाले हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सरप्राइज है। बाकी जो बोल रहे हैं आप, मतलब सरप्राइज है। सडनली क्या क्या हुआ, 3 साल बीत गया, ये क्यों नहीं पहले हुआ? अगर ये 2 साल 1 साल पहले होता था, 2 साल पहले होता था, कुछ सरप्राइज नहीं होता था। इसी वक्त सरप्राइज यही है, नया क्या मिला सीबीआई के पास व्हिच हैड लेड टू दिस मतलब हर अरेस्ट। यानी कि एक्शन पर कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया सीबीआई के कि अचानक से गिरफ्तारी हुई, वो आपके लिए जरूर सरप्राइजिंग है। बहरहाल दूसरा सवाल ये है बंदोपाध्याय साहब, क्या इस गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं निजी बैंकों के एमडीज और सीईओज को भी ये मैसेज जा रहा है कि गड़बड़ी की तो सरकारी हो या निजी हो, बैंक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा? देखिए, पिछले 5-6 साल जो सरकारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सीबीआई बोलिए, ईडी बोलिए, काफी अग्रेसिव है। आप काफी सारी बैंक में गिरफ्तार हो चुका। आप मान लीजिए, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक भी, सिंडिकेट बैंक का सुधीर जैन गिरफ्तार हो चुका, यूबीआई का अर्चना भार्गव गिरफ्तार हो चुका, आईडीबीआई के काफी सारे, आईडीबीआई बैंक का भी चेयरमैन नहीं है लेकिन वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव, उनका भी अरेस्ट किया, इवन उनका सब, और इस काफी सारे आदमी को अपना लुकआउट नोटिस भेजा गया, आर्थर रोड जेल में भेजा गया। ये सब तो चल रहा है, ये घोटाला तो काफी दिन से चालू है। लेकिन सवाल एक है दैट वो जो लॉजिकल जो कंक्लूजन है, उनका जो कल्पेबिलिटी है, एक्चुअली जो गिल्ट जो बैंकर्स को है, इनका एस्टैब्लिश करना तो इतना आसानी नहीं है। तो जितने सारी अरेस्ट हुआ, काफी, आप अगर परसेंटेज टर्म देखिए, कितने आदमी का एक्चुअली गिल्ट प्रूव हो चुका और कितना आदमी गिल्ट प्रूव नहीं हुआ। अब देखिए, करीबन बहुत सारी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया और जेल में, आर्थर रोड जेल में डाला गया, लेकिन उनका कुछ उसके बाद कुछ नहीं हो चुका, क्योंकि उनका एस्टैब्लिश नहीं, कोई जो कल्पेबिलिटी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। तो दैट इज द प्रॉब्लम। वेरी रेयरली आवर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वो मतलब एस्टैब्लिश कर चुका कल्पेबिलिटी। ऑफ कोर्स केस अलग अलग है। मान लीजिए कोई केस है, एक्चुअली वो जो मतलब उनके पीछे कोई घोटाला है नहीं, इसे जेन्युइन कमर्शियल डिसीजन वेंट रॉन्ग, इस तरह का केस है। एक केस तो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा ट्रायंगल है, क्योंकि वीडियोकॉन का पैसा आईसीआईसीआई बैंक दिया और वीडियोकॉन इन टर्न चंदा कोचर का हस्बैंड को मदद किया। इस तरह का केस है, थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इट्स नॉट ए क्लियर केस ऑफ whether it is a sort of commercial decision of a banker has gone wrong or not, ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो ट्रायंगल एस्टैब्लिश करना है, ये मामला थोड़ा वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। सीबीआई इस मामला के इसको एस्टैब्लिश कर सकेगा नहीं कर सकेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई बैंकर ठीक ठाक काम नहीं किया, उनको तो पनिशमेंट होना ही चाहिए। लेकिन इतने साल तक ये मामला चालू रहेगा और सडनली गिरफ्तारी हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है। बट ये नया कुछ मतलब इसके वजह से नया कुछ फियर साइकोसिस तैयार हो जाएगा इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि ये केस तो पुराना केस है, 2016 से चालू हो चुका, उसके बाद 2018 में फिर हुआ। पहले बैंक बोर्ड उनके साथ दिया और 2018 के बाद नया तरीका करके उनका जो कमेटी लगा के उनको बैंक उनको देखा कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद उनको सैक भी कर चुका बैंक। इसके मामले में चंदा कोचर मैडम बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वो आप कह रहे बंदोपाध्याय साहब, फियर साइकोसिस ऐसा कोई इमीडिएटली क्रिएट नहीं होगा, आप नहीं मान रहे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीते कुछ सालों से, आपने खुद कहा कि जिस तरह के एक्शंस लिए गए हैं, ये बैंक के बोर्ड के लिए भी एक तरह का अलर्ट है कि कहीं भी कुछ भी अगर डाउटफुल दिखे या लगे तो उस पर उन्हें सवाल पूछना होगा, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, रोकना होगा। एब्सोल्युटली आपने सही कहा है। अगर देखिए, अगर सेक्शन 10B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात किया इस पर, और ये तो बोर्ड का तो जिम्मेदारी है
बोर्ड का तो जिम्मेदारी है, बोर्ड का तो बहुत अलर्ट होना चाहिए। अब अगर देखिए आईसीआईसीआई बैंक का केस का पहले हिसाब से जो बोर्ड का उसी टाइम जो चेयरमैन थे वो तो पूरा उनका बैक किया, ये निर्दोष है ऐसे बोला ऑफिशियली। इवन मिस्टर भागुल जो एक्स चेयरमैन आईसीआईसीआई बैंक का, वो भी चंदा कोचर का सपोर्ट में टीवी चैनल ऐसे हर जगह में बोला सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्लीन चिट तो बोर्ड ने दिया, तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। और अगर देखिए सेक्शन 10B जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोल रहा हूँ, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात किया और बोर्ड का जिम्मेदारी के बारे में बात किया, लेकिन एक्चुअली द बात स्टॉप्स एट एमडी एंड सीईओ। प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो मामला किस्सा है वहां पे एमडी एंड सीईओ में बात स्टॉप होता है। तो इसके लिए आपका सवाल सही है, बोर्ड का जिम्मेदारी है, बोर्ड का बहुत सारी मतलब पूछताछ करना चाहिए। अब देखिए ये मामला देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो बोर्ड का जो होता है, जो क्रेडिट कमिटी रहते हैं, जो क्रेडिट आफ्टर सर्टेन लेवल हाई वैल्यू प्रपोजल क्रेडिट कमिटी अप्रूव करता है। जो वो क्रेडिट कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? आईसीआईसीआई का जो चेयरपर्सन था चंदा कोचर, एमडी थे चंदा कोचर ही है। और उनका जो दूसरे जो सब मेंबर जो थे क्रेडिट कमेटी का, आप देखिए वो शायद उनका एक्सपर्टीज इतना कुछ खास नहीं। तो उसका क्या मतलब है, कोचर मैडम जो डिसीजन ले रहे थे वही सही था, वही बैंक का बोर्ड वही। यानी कि जो बोर्ड की भूमिका है उस पर आप भी ये कह रहे हैं कि अब ज्यादा जिम्मेदार होगी कम से कम इस एपिसोड के बाद। लेकिन बंदोपाध्याय साहब, आखिरी सवाल मेरा है सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। पीएसयू बैंकर्स सीबीआई, सीवीसी और सीएजी के डर को सबसे बड़ा डर मानते हैं। अब ये सवाल फिर सामने है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफ तो ठीक है आप पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे लोन मंजूर करने में आप बैंकर थोड़ा हिचकिचाएंगे तो नहीं? नहीं, ये तो सही बात है। इनफैक्ट अगर आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री, वो तो अपने जो 3C आपके बारे में बोले, सीबीआई, सीवीसी एंड सीएजी, ये इनका जो लेंस है पब्लिक सेक्टर बैंकों को। लेकिन प्राइवेट बैंक तो इस तरीके अंडर लेंस है, 3C का लेंस में नहीं है। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेसी रहते हैं और कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, इस तरीका मामले में सीबीआई आ जाता है, ईडी आ जाता है। प्रॉब्लम है सीबीआई और ईडी बहुत टाइम लगाते हैं और उनके पास अल्टीमेटली वेरी ऑफन दे कांट मेक द एस्टैब्लिश द कल्पेबिलिटी, क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का घोटाला एक हिस्सा को अनरेवल करने के लिए जिस तरीका एक्सपर्टीज होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये अपना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को उस तरीका एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये लोग गिरफ्तार करते हैं, पूछताछ करते हैं उसके, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तो इसका तो असर पड़ते हैं। इनफैक्ट पिछले 4-5 साल में हम लोग देखा जो बैंक क्रेडिट जो ग्रोथ नहीं हुआ, कोविड का तो मामला था और बैंकिंग सेक्टर का भी हालत उतना अच्छा नहीं था, कॉर्पोरेट सेक्टर भी ओवर लेवरेज था, ये सब प्रॉब्लम था। लेकिन फेयर साइकोसिस भी बहुत बड़ा काम किया। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लोन ग्रोथ काफी अच्छा है, अभी करीबन 18% ग्रोथ है। ये पिछले एक दशक में सबसे अच्छा ग्रोथ है। और सब लोग बोल रहे हैं अभी बैंक वाले के पास उतना डिपॉजिट नहीं है एक क्रेडिट ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए ठीक ठाक चल रहा है। तो इसी वक्त ये मामला आ गया। जी हाँ। इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, इतना तो है नहीं, क्योंकि चलिए ठीक है। अब देखते हैं वाकई में कि चाहे फियर साइकोसिस हो या जिम्मेदारी तय करने की बात हो, कुल मिला के थोड़ा सा सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा। कुल मिला के पारदर्शिता आए बैंकिंग सिस्टम में, और जो सरकार का और सरकारी एजेंसियों का जो एक तरह से रुझान रहा है कि बैंकिंग चाहे सरकारी सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, पारदर्शिता के लिए जवाबदेही तय होगी। ये जो एस्टैब्लिश हो रही है मानसिकता, ये कहीं ना कहीं आम ग्राहक के हित में नजर आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बंदोपाध्याय साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। आइए आज की दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। नेपाल में चुनाव परिणाम आने के बाद 35 दिनों से जारी सत्ता का गतिरोध खत्म हो गया है। माओवाद केंद्र के पुष्प कमल दहल प्रचंड नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1.5 साल बाद नेपाल में केपी ओली की पार्टी ने फिर से वापसी की है। ओली प्रचंड की गठबंधन सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। नेपाल में माओवादी सरकार बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को बधाई भी दी है, लेकिन प्रचंड को बधाई देने वाला भारत अकेला नहीं है। चीन ने भी हाथों हाथ प्रचंड को बधाई संदेश भेजा है, स्वाभाविक ही है।
प्रचंड को चीन का समर्थक माना जाता है और चीन के पूर्व प्रमुख माओ त्से तुंग को वो अपना आइडल मानते आए हैं। प्रचंड की सत्ता में वापसी से राजनीतिक, सामरिक और मधेश के मुद्दों पर भारत के साथ जो खींचतान है वो फिर से शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ चीन भी नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता है और वो नेपाल के जरिए भारत के खिलाफ रणनीति बनाने का काम कर सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर नेपाल में माओवाद समर्थित पार्टियों को चीन का करीबी माना ही जाता है। ऐसे में प्रचंड ओली सरकार का झुकाव भी चीन की ओर ही रहेगा और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेपाल में चीन का प्रोजेक्ट BRI भी अटका हुआ है, जिसे अब तेजी मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। BRI प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मतलब, और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर चीन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा पर घेराबंदी भी कर सकता है। थोड़ा सा उस मोर्चे पर भी भारत को सोचना होगा। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल में चीन नेपाल की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन्द्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। सचदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब से जो हमारा राब्ता है वो थोड़ा सा आंख मिचौली वाला रहा है। कभी वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो कभी अपना नर्म रुख दिखाते हैं, कभी वो भारत विजिट करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब मैं ठीक ठाक हूँ, और कभी वो वहाँ जाकर भारत के खिलाफ जो है जहर भी उगलने का काम करते हैं। तो ये खट्टा मीठा जो रवैया रहा है प्रचंड साहब का, इस बार का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और खास तौर से जो इंडिया, नेपाल और चीन का ट्रायंगल है, उसमें प्रचंड कैसे रहेंगे? भारत की तरफ नर्म रहेंगे या नामानुरूप प्रचंड ही रहेंगे? सब कुछ रहेगा जो आपने कहा है। वन सेकेंडली, प्रचंड को एक तरह से एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन भी माना जाता है, राइट? जो आप अभी बता रहे थे, तो अपॉर्चुनिस्टिक भी है। खैर, हो सकता है सारे पॉलिटिशियंस होते हों, बट यस, डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है नेपाल में, ये भारत के लिए विदाउट डाउट कुछ चिंताजनक है, क्योंकि अब हम एक तरह से डिपेंड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रचंड और ओली के कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसे रहेगा। हालांकि अगर शेर बहादुर देवबा होते तो शायद हमारे लिए थोड़ा बेहतर रहता, भारत के लिए ओवरऑल। एंड बेसिक बात है, जैसे आपने कहा, इनकी आइडियोलॉजी बचपन से ही ये कम्युनिज्म में इनका बर्थ है। इनके बेटी और बेटा वो भी कम्युनिस्ट है, इनकी वाइफ भी कम्युनिस्ट है, तो ये पूरा कम्युनिस्ट रंगों में मतलब कलर्ड है। बट एट द सेम टाइम अब आई थिंक ये एक नया फेज होगा, और जैसे आप कह रहे हैं, यस, चाइना का भी खेल है यहाँ पे, भारत का भी खेल है, और बाय द वे इस पूरे में अमेरिका का भी खेल ऐड हो गया था। नेपाल के अंदर अमेरिका ने एक तो अपना स्टेट डिपार्टमेंट का एड प्रोग्राम, मिलेनियम कॉर्पोरेशन का $500 मिलियन का मदद की बात करी थी, जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई थी नेपाल के अंदर। उसके अलावा एक और था कि नेपाल की आर्मी, नेशनल गार्ड अमेरिका के साथ कुछ अलायंस कर रही है, जो कि इनकी सरकार ने डिनाई करा, पर बाद में पता चलता है कि 2 बार चिट्ठियां लिखी थी नेपाल की सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार, इन्हीं के दौरान, उस पार्टनरशिप के लिए, फिर उसको उन्होंने मना कर दिया। तो नेपाल की पॉलिटिक्स इस समय बहुत ही अजीब हो चुकी है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टीज हैं, छोटी छोटी इन द सेंस कि देखिए 275 इनकी टोटल पार्लियामेंट में सीट्स, और मेजॉरिटी के लिए 275 आधा हो गया 135-40, राइट? किसी पार्टी को 80 या 90 से ज्यादा नहीं मिले। जो शेर बहादुर की पार्टी है कांग्रेस, उनको करीब 80 सीट्स मिली हैं, और इनफैक्ट प्रचंड की पार्टी को तो तीसरे नंबर की 35 या 40 सीट्स मिली हैं। बट ये किंग बन गए हैं, नॉट ओनली किंग मेकर, वो तो ओली बन गए किंग मेकर। और एग्रीमेंट अब इन दोनों के बीच में है कि 2.5 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप रहेगी। तो ऐसे में सर्टेनली यस, चाइना का शायद इंटरफेरेंस, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में ज्यादा रहेगा। बट ऑल्सो आई थिंक ऑब्वियसली पिछले कुछ वर्षों में जो खींचातानी हुई है, उसके देखते हुए ये सरकार जो आएगी, प्रचंड भी खुद, जैसे आप भी कह रहे हैं, कुछ ट्राई करेंगे बैलेंस करने का भारत के साथ, परंतु नीडल जो है वो चाइना की तरफ झुकेगी। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा, अब जो कॉम्बिनेशन का जो खतरा है वो है, देखिए ओली भी और प्रचंड भी, दोनों की सुई जो है वो चाइना की तरफ झुकी रहती है, और अब जिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो प्रो चाइना डिसीजन लेने में उनको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। लेकिन 2015 का मधेश आंदोलन याद कीजिए सर, और उस समय नेपाल में मधेसियों ने जो प्रमुख मांगे रखी थी और जिस तरह का
सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो एक तरह से मधेश को जो सपोर्ट करने वाला रवैया था, और उसके बाद जो नेपाल परेशानी में आया, वो भी याद होगा नेपाल को, और वो भी ओली साहब को भी और प्रचंड साहब को भी याद होगा। दूसरा जो लिपुलेख और काला पानी विवाद है, और आजकल तो धारचूला में फिर शुरू हो गया है, काली नदी के आसपास जो है वो वहां पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर पथराव हो रहा है भारतीय मजदूरों पर। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, इसको प्रचंड भी चाहेंगे कि इसको ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, या इनको वो हवा देंगे एक तरह से ताकि सेंटिमेंट्स को भुनाया जा सके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हवा ना भी दें तो इन चीजों को ज्यादा दबाएंगे नहीं। देखिए, जो मधेसीज के साथ जो ब्लॉकेट किया था हमने, इनफैक्ट मे बी अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो शायद वो एक गलत स्टेप था या मिसकैलकुलेटेड स्टेप था भारत की तरफ से, राइट। वो जो ब्लॉकेट था उसके चलते नेपाल के अंदर भारत के प्रति पहले ही रहता है, देखिए कोई छोटी कंट्री हो उसके बगल में बड़ी कंट्री हो तो बिग ब्रदर सिंड्रोम हो जाता है किसी भी देश के लिए, राइट। तो नेपाल को भी कि भारत अपने को बड़ा हमसे ओवरबेयरिंग हो जाता है हमसे। और जो मधेसीज की इशू को लेके जो ब्लॉकेट किया था हमने, उसके चलते आई डोंट नो हमें फायदे कितने हुए, बट प्रॉब्ली नेट सम में हम देखें तो हमें शायद थोड़ा नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ भारत की परसेप्शन और हमारी परसेप्शन ऑफ हाई हैंडेडनेस विद इन नेपाल, दैट्स वन। तो वो रहेगा, राइट, वो मेमोरी रहेगी। बट सेकेंडली जो अभी आप बात कर रहे हैं लिपुलेख और काला पानी इत्यादि को लेके, ये तो देखो इन्होंने अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर लिया है, अब उस मैप से निकालेंगे थोड़ी वापस, राइट। तो ये एक थॉर्न बन गया है। अब इसको बायलैटरल डिप्लोमेसी के द्वारा दोनों देश कैसे इस मामले को मिनिमाइज हम करें। परंतु अगर आप देखें तो आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग एक देश ने अपना मैप चेंज कर दिया और उस मैप में इन इलाकों को ऐड कर लिया है। अब इन इलाकों को वापस हटा करके पुराना मैप तो कोई भी सरकार नहीं ला सकती ना। कोई भी सरकार लाएगी तो लगेगा भाई अपने देश की आप जमीन किसी दूसरे देश को दे रहे हो। तो इस मामले का बेस्ट तो यही होगा कि क्वाइट डिप्लोमेसी से इस मामले को थोड़ा इग्नोर सा करा जाए। कुछ हमें भी इग्नोर करना पड़ेगा और कुछ नेपाल को भी। परंतु मेरे विचार से मुझे तो डाउट है कि एक चीज जो एक बार एक आपके फ्लैग में आ गई उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से रिवर्स करा जा सकेगा। एब्सोल्युटली, यानी कि चाहे वो लिपुलेख का विवाद हो, काला पानी का विवाद हो, और साथ ही साथ मधेसियों का जो आंदोलन है इसको भारत ने समर्थन भी दिया था। अब सुलझाने की बात ज़रूर हुई थी, नेपाल में कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने सुलझाने की बात कही थी, लेकिन अब इसके सुलझने के आसार कम हैं। तो कुल मिला के चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है भारत के लिए, लेकिन जो बदली हुई विदेश नीति है भारत की और जिसकी चर्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में अब होने लगी है, तो वो बदला हुआ रुख क्या है जो भारत का है, उसमें क्या हमें कुछ नई स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, नई तरह की पार्टनरशिप्स मिलेंगी, द्विपक्षीय रिश्तों में क्या कुछ नया इनोवेशन देखने को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, नेपाल हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, न सिर्फ आपसी रिश्तों के लिए, रोटी बेटी का रिश्ता है हम लोगों का तो, लेकिन चीन के नजरिए से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और ये विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच। साल 2022 की बेस्ट क्विजीन या डिशेस में भारतीय खाने को 5वां रैंक मिला है पूरी दुनिया में। जी हाँ, टेस्ट एटलस ये एक रैंकिंग है जो अभी जारी की गई है हाल ही में, और इस रैंकिंग को जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्री है, व्यंजन है, जो पेय पदार्थ हैं, इन सब के आधार पर दर्शकों की वोटिंग के बाद तय किया गया है। रैंकिंग में पहला स्थान जिस कंट्री को मिला है वो है इटली, इसके बाद ग्रीस है, फिर स्पेन है और चौथे नंबर पर है जापान, और फिर हैं हम यानी कि हमारा प्यारा भारत 5वें नंबर पर। भारतीय खाना लोगों को लुभा रहा है। भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में जिन डिशेस को सबसे ज्यादा शानदार और बेस्ट करार दिया गया है, उनको सुन के शायद आपके मुंह में पानी भी आ जाए। उसमें कीमा है, शाही पनीर है, मसाला डोसा है, हैदराबादी बिरयानी है। इस तरह की 460 डिशेस को शामिल किया गया था और इनमें से जो सबसे पसंद की गई हैं वो ये डिशेस हैं। इस रैंकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।
यूजर्स जो हैं वो भारतीय व्यंजनों को लिस्ट में देखकर बहुत खुश हैं, तो वहीं कई ऐसी डिशेस हैं जिनको लेकर यूजर्स अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, और कुछ रैंकिंग जो देशों को मिली है उनको लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं लोग। इसमें अफ्रीकी देशों के डिशेस को ज्यादा प्रतिनिधित्व ना मिलना, इस पर भी थोड़ा सा लोग नाराज हैं। इस नाराजगी के बाद टेस्ट एटलस ने जवाब भी दिया है। टेस्ट एटलस ने बताया कि वो किस तरह की क्विजीन को चुनते हैं। टेस्ट एटलस के मुताबिक उनके डेटाबेस में साल भर में लोग इन फूड्स को रेटिंग्स देते हैं, और इनमें उन वोटों को खारिज कर दिया जाता है जिसमें अपने ही देश के डिशेस को हाई मार्क्स दे दिए जाते हैं और पड़ोसी देशों के डिशेस को कम मार्क्स दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो तरीका है थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है, इसलिए इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ऐसे वोट्स को इसलिए वो काउंट नहीं करते। अब ये उनकी दलीलें हैं। बहरहाल डेटाबेस में आए वोट्स के आधार पर बेस्ट रेटेड डिशेस को का जो एवरेज है वो निकाला जाता है, और साल के अंत में एक रैंकिंग जारी की जाती है। इस पर बातचीत करने के लिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, जाने माने शेफ संजीव कपूर सर जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और स्वागत है हमारे शो पर आपका। ये जो 5th रैंक मिला है भारत को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रैंकिंग है। बहुत सारे इसमें जो चर्चाएं हो रही हैं बड़े अलग अलग एंगल्स पे हो रही है, लेकिन पहले मैं आपका इस पे रिएक्शन देखना चाहूंगा। आपको जब पता चला कि 5वें नंबर पर भारत की क्विजीन है, आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं काफी सालों से मानता हूं कि हमारी जो रैंकिंग है इससे बहुत ऊपर है। एक्चुअली अगर वर्ल्ड उसमें देखा जाए तो दूसरे तीसरे नंबर पर भारतीय खाना है, उसकी पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो। अगर हम पूरी डेमोग्राफिक देखें, पूरी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड देखें, और कितने लोग किस खाने को कंज्यूम करते हैं, पॉपुलैरिटी उससे होती है दुनिया के अंदर। खाना ऐसा देखने वाली सिर्फ चीज नहीं है, खाना खाने वाली, कंज्यूम करने वाली चीज है। तो उसमें जो इंडिया का खाना है वो काफी ऊपर है, क्योंकि इंडियंस जो है 1 in 6 हर पूरे विश्व में देखें तो हर छठा इंसान एक भारतीय है। तो वो जो ज्यादातर है वो भारतीय खाना पसंद करते हैं। तो हमारी जो रैंकिंग है जस्ट बाय इटसेल्फ, बाय शेयर नंबर्स जो हमारे हैं वो काफी ऊपर है। ये जो रैंकिंग है अगर आप देखें तो बहुत एक छोटी सी एक वेबसाइट ने की है, ऐसा कोई वर्ल्ड रिनाउंड नहीं है। आप घर पे बैठ के अगर आप देखें तो उनका ट्विटर अकाउंट देखें तो करीब 13,500 लोग उनके ट्विटर अकाउंट पे हैं टेस्ट एटलस के। सो ये ऐसे हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे फिल्म के अवार्ड बहुत सारे होते हैं, हर हफ्ते एक इनविटेशन आया होता है, लेकिन बड़े अवार्ड 3-4 होते हैं। लेकिन जो बड़े अवार्ड होते हैं, जो मीडिया हाउस वाले हैं, जो अपने होते हैं, वो दूसरे मीडिया वाले को नहीं बताते कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के बाहर की कोई है तो सारा मीडिया लगा हुआ है इस मस्ती के अंदर। एक्चुअली देखा जाए तो अभी हमने एक अवार्ड पिछले हफ्ते किए थे, लेकिन उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो इस तरह से देखा जाता है कि हमारे लोग अपनी बात कर रहे हैं। बाहर से कोई कुछ भी कह देता है तो हम उस पर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। उसके लिए संजीव कपूर को भी इनवाइट कर लिया जाता है। लेकिन सही मानों में जो भारत की आपने जो है ना प्यार में सर, जो प्यार से जो आपने जो हमारे ही शो में बैठ के हमारी टीवी का और मीडिया की आलोचना कर दी, ये कला आप संजीव कपूर को ही आ सकती है। सुखी रहे, सच बोले सुखी रहे। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन आपने एक दिलचस्प बात बोली, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक छोटी सी वेबसाइट है और ऐसा कोई ग्लोबल कोई यूएन के द्वारा या कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी बॉडी के द्वारा जारी कोई रैंकिंग नहीं है जिसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाए। लेकिन स्टिल थोड़ा सा चकल्लस का विषय तो बना है। और एक चीज जो और है इसमें, जो मैं पढ़ रहा हूं रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि इस रैंकिंग के बाद भारतीय खाने के प्रति जो लोगों की जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, और टूरिज्म की हम बात करते हैं तो शायद वो भी बढ़े। लेकिन एक चौंकाने वाली चीज है संजीव सर, जो आप भी कहते हैं, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि साहब जो है वो बड़ा गरिष्ठ खाना जो है उससे थोड़ा सा दूर रहा करो, है गरम मसाला ज्यादा नहीं खाना, घी ज्यादा नहीं खाना, बटर गार्लिक नान जो है वो ज्यादा नहीं खाना। कई लोग बोलते हैं कीमा ये बड़ा गरिष्ठ खाना है, आजकल हेल्दी फूड का जमाना है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री लोग यही फूड सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पसंद करना कहाँ पे पसंद किया जा रहा है। एक होता है खाना, 2 तरह का खाना होता है। एक खाना जो हम घर पे खाते हैं और एक खाना जो बाहर खाते हैं। तो खाना जो घर के अंदर खाया जाता है और बाहर जो खाना खाया जाता है, बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी दाल अच्छी होती है, दाल मखनी या येलो दाल, राइट? आप कहेंगे कि
दाल मखनी बड़ी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत मक्खन होता है उसके अंदर, बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा पॉपुलर है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है, कंजम्पशन अभी भी येलो दाल की पूरे में होगी। आप बाहर जाके एक बार खाना खाएंगे, काली दाल दाल मखनी एक बार खाएंगे, लेकिन लंच डिनर में येलो दाल आप हर रोज खा सकते हैं। सो कंजम्पशन किसकी ज्यादा हो, तो जो पॉपुलैरिटी होती है, जरूरी ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूम ज्यादा हो रहा है वो पॉपुलर हो। चर्चा उस चीज की होती है जो फैशन के जो बाहर चीजें होती हैं। तो खाने के अंदर भी जब हम बात करते हैं, अगर पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो उसमें बातें उसी बात की होती है कि अगर इंडियन खाने के बारे में बात करें तो कोई बात कौन सी बात करेंगे, बटर चिकन की बात करेंगे, शाही पनीर की बात करेंगे, उसमें दाल मखनी की बात करेंगे, गार्लिक नान की बात करेंगे। घर के खाने की चर्चा नहीं होती, क्योंकि दुनिया में शायद उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर नहीं है। पॉपुलैरिटी के लिए आपको उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कहावतें भी पुराने जमाने से बनती है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब दाल की तो कोई औकात ही नहीं है जिसमें, राइट। तो इसलिए अगर हमें अपनी चीजों को और बढ़ाना चढ़ाना है तो उसकी चर्चा और बढ़ानी पड़ेगी। और जहां तक गरम मसाला और घी की बात है, हर चीज मॉडरेशन में ठीक है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट गरम मसाला ये प्रचलन पा रहा है। मेरी तो बहुत सारे लोगों से भी बातचीत भी इस दौरान, जो विदेशों में गरम मसाले को पहले भी एक्सेप्टेंस थी लेकिन अब ज़्यादा मिल रही है, उसके लोग फायदे भी समझ रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रवृत्ति भी लोगों की कि कितनी मात्रा में लेना है कितनी मात्रा में नहीं लेना है, वो ज़्यादा शायद ऑर्गेनाइज्ड है उस मामले में, तो वहाँ पर इसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। घी को भी वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं हेल्दी फूड के लिए, तो उसकी भी बढ़ रही है। और मलाई है हमारा, बटर गार्लिक नान है हमारे, जो कीमा है, और करीज जो हैं वो तो टेस्ट के मामले में सब जगह हैं ही। लेकिन एक जो कंफ्यूजिंग चीज़ है सर मेरे लिए, वो ये है कि जो चाइनीज़ फूड है, चाइना को इन्होंने रखा है 11वें में, और हम तो भारत में भी चाइनीज़ फूड बड़ा चटकारे लेके खाते हैं। तो ये क्या मिस्ट्री है ये? तो बिल्कुल आपने मेरे बिल्कुल मन की बात छीन ली कि अगर मुझे रेटिंग देखनी है, अगर आंखें खुली देखे, कोई अंधे को भी पता चल जाएगा कि कौन सी पॉपुलर चीज है। तो इसलिए मैं ऐसी जो लिस्ट बनती है चर्चा के लिए अच्छी है, सोशल मीडिया पे चर्चा के लिए अच्छी होती है, इंटरव्यू देने के लिए अच्छी होती है, बट एक्चुअल में अगर रियल कंजम्पशन देखी जाए तो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका है या हिंदुस्तान है या चाइना है या बाकी ऑस्ट्रेलिया है, आप कंट्रीज के अंदर देखें तो जो चाइनीज खाना है वो 11वें नंबर पे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो सही भी करें। थाई फूड के लिए भी सर, आई एम सॉरी टोकरा मैं आपको, थाई फूड के लिए भी, थाईलैंड का फूड पूरी दुनिया में बड़ा विख्यात है, पसंद भी किया जाता है, उसको 30वें नंबर पर रखा है इन्होंने। तो एग्जैक्टली, तो इसलिए अब देखिए कि अगर कहीं आपने घर में बैठ के एक लिस्ट बनाई है, अब कहीं तरह से उसको घुमाइए पहले, अब वो घूम गई तो ये चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर नेचुरली वो डेप्थ बिल्ड करने के लिए उसमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। अब जैसे अगर देखिए, अगर कोई, जैसे मैंने अवार्ड की पहले बात की, तो आप अगर जितना जी मीडिया इतना बड़ा ग्रुप है, तो जब वो अवार्ड करेंगे उसकी जो रिसर्च होगी उसमें जितना सारा टाइम लगेगा, जितना सब कुछ लगेगा, उसके हिसाब से उस अवार्ड की लोग उतना उसको मानेंगे। पर ऐसे बहुत सारे भी होते हैं जो घर में बैठ के अवार्ड हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये जो लिस्ट है ये एक तरह से थोड़ा सा मतलब नहीं बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से जब से ये लिस्ट आई है, आप सही कह रहे हैं, जब से ये लिस्ट आई है, देखिए हम इसकी लिस्ट की क्रेडिबिलिटी पे हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अब इसको कई लोग क्रेडिबल मानेंगे, कई लोग क्रेडिबल नहीं मानेंगे, लेकिन इस लिस्ट के बाद जो दिलचस्प लोगों के रिएक्शंस आए हैं और एक सेंटिमेंट जो आया है, और जो जैसा मैंने कहा कि टूरिज्म से अगर इंटरनेशनली जुड़ता है तो बहुत सारे लोग पाएंगे कि यार टॉप 5 में इंडिया है, तो लेट्स ट्राई इंडियन क्विजीन ऑल्सो, और जो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है उस लिहाज से तो सर ये थोड़ा सा आप सिग्निफिकेंट मानते हैं कि इस तरह के। ये सर प्लीज कंटिन्यू। 100% आई थिंक कोई भी कॉन्वर्सेशन इंडिया को लेकर हो, इंडिया की सॉफ्ट पावर को लेकर हो, अगर हमारे कल्चर की बात करें तो उसके अंदर जो खाना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी कितनी भी डिस्कशन हो, जितनी भी डिस्कशन होगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी से कंजम्पशन बढ़ती है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं कि इस पे क्रेडिबिलिटी पे नहीं जाना चाहता मैं तो कहता हूं कि, तो आपने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू के लिए आप आएंगे इस लिस्ट के लिए, तो मैं कह सकता था कि मैं लिस्ट में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं इस इंटरव्यू में आया सिर्फ
इसीलिए इसकी चर्चा और बढ़नी चाहिए, भारतीय खाने की, भारतीयता की और डिस्कशन होनी चाहिए। जितनी डिस्कशन होगी उतनी कंजम्पशन बढ़ेगी, जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी हमारे जैसे लोगों का तो फायदा होगा। हम तो खाने के फील्ड में भारतीय खाने को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जहां तक पर्यटन की बात करेंगे तो सब लोग अगर देखा जाए तो जो 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं पर्यटन में, एक तो जगह कौन सी है, वो नंबर 1 डिसीजन मेकर होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होता है कि कौन सी चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन में, वो वहां का खाना होता है, वहां का म्यूजिक नहीं होता, वहां के और चीजें नहीं होते, वहां का खाना इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी वजह से लोग डिसाइड करते हैं यहां जाएं या ना जाएं। तो मैं तो कहूंगा बहुत बात है, ऐसी लिस्ट और रोज बने, 5वें नंबर पे बोले, पर हाँ चर्चा जरूर करें। तो ये चर्चा की 2 और बड़ी शानदार चकल्लस इसमें हो रही है सर। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने फ्रांस को कैसे बीट कर दिया, फ्रांस को पीछे रखा है, अमेरिका को आगे रखा हुआ है। और दूसरा, अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे, इसमें अगर आप सबसे नीचे पाएंगे तो शायद चौंक जाएंगे। सबसे नीचे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में एक, सबसे पर कैपिटा इनकम में, वेल्थ में, लो क्राइम रेट में, सब में सबसे शानदार देशों में गिना जाने वाला नॉर्वे है। तो सबसे खुशहाल देश, जहां लोग सबसे ज्यादा रहना चाहते हैं, वहां के खाने को उन्होंने सबसे कम नंबर दिए हुए हैं। तो थोड़े सवाल तो उठ ही रहे हैं, कुछ सवाल संजीव सर भी उठा रहे हैं, कुछ सवाल नेट वाले भी, नेटिजन हैं। ये सर कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने नॉर्वे की बात की, तो नॉर्वे में एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, शेफ रेने रेडजेपी। उनका रेस्टोरेंट है नोमा। नोमा जो है कुछ साल पहले और अभी भी टॉप 10 में रहता है, दुनिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट। तो ऐसी जगह जहाँ का खाना इतना अच्छा, प्रोड्यूस इतना अच्छी, सब कुछ इतने बढ़िया बढ़िया शेफ्स हैं वहां पे हम कह दें कि भाई देखिए वहां पे, अब कल को कोई कह दे कि हमारे यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, नॉर्वे की हवा बहुत खराब है, तो अब ठीक है, चर्चा तो हो जाएगी ना। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ऐसी लिस्ट हर हफ्ते निकलनी चाहिए, जिसके अंदर 5वें पे रखो, 6ठे पे रखो, पहले पे रखो, लेकिन चर्चा का विषय बनने रहना चाहिए, खाना भारत का फायदा ही होगा। सर आपका जो फूड है वो भी ऑब्वियसली समझा जाता है, उसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब भी कोई मुंह में रखता है। तो आपका बना हुआ खाना इसी तरह के ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होता है, और आपका जो इंटरव्यू भी है वो भी ऑब्वियस नहीं हुआ। यहाँ पर आकर आपने कुछ ट्विस्ट और टर्न्स दिए और वो बड़े स्वादिष्ट हुए और बड़े पॉजिटिव ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। थैंक यू सो मच इस साफगोई के लिए, और जो आप हैं वो उसी रूप में हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला सर। थैंक यू। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात थोड़ा मौसम की भी हो जाए। खाने की तो हो गई, पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में अब पहले से ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अगले 5 दिनों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना भी होती है। और दिल्ली में आज 26 दिसंबर को न्यूनतम तापमान रहा 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री। और सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में कुदरत अपना कहर बरपा रही है, जिसकी तस्वीरें आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान, कनाडा भीषण बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। अमेरिका में तो हालात ये हैं कि आपात सेवाएं भी काम नहीं कर रही और इसके चलते जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। बर्फबारी का असर उड़ानों से लेकर ट्रेनों और बसों पर पड़ रहा है। अमेरिका में हजारों फ्लाइट्स रद्द हैं, हजारों घंटों की देरी से चल रही हैं। रंगीन दुनिया में ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की हैं, जहां कुदरत का कहर और बर्फ का सितम है। यहां घर, दुकान, मकान, चौक चौराहे, गली नुक्कड़, सब पर सफेद आसमानी आफत ने अपना डेरा डाल रखा है। क्रिसमस के जश्न के बीच अमेरिका की लाखों आबादी सर्दी के सितम से जूझ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका के कई राज्यों में बिजली सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं। सेंट्रल और ईस्ट अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 दिसंबर को तो बर्फबारी के चलते 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और करीब 6000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने बताया कि इस बेहद खराब मौसम में इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर पा रही हैं। अब आप अमेरिका के ओहियो का ये टाइम लैप्स वीडियो देखिए, जिसमें कैसे बर्फ धीरे धीरे घरों से लेकर गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी कुदरत अपना कहर जमकर बरपा रही है और यहां भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यहां बर्फबारी के बाद तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। मानो बर्फ के इस बवंडर के आगे सुपर पावर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।